हमारे सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड है या इसको आप यूआई कह लें, जिसके अंदर सामने आपके पास 6 मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। डैशबोर्ड है, बीआई रिपोर्ट्स है, सेल्स एंड कस्टमर है, परचेजेस हैं, इन्वेंट्रीज हैं, इसी तरीके से एक्सपेंस और फाइनेंशियल्स के मॉड्यूल इसके अंदर मौजूद हैं। डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं तो डैशबोर्ड पे सबसे पहले हमारे पास हमें मास्टर डैशबोर्ड दिखता है। मास्टर डैशबोर्ड के अंदर हमारी ओवरव्यू आ रही होती है सेल्स की, और इसी के साथ आपको बिलिंग समरी वगैरह डैशबोर्ड दिखा रहा होता है। जो एरिया होता है यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखा रहा होता है, आपकी कितनी सेल्स हैं, उसमें से कितनी अनपेड है और कितनी पेड सेल्स है। इसी के साथ आपकी बिलिंग समरी यहाँ पे दिखा रहा होता है लेफ्ट साइड पे आपकी टोटल पर डे की, पर ईयर की और ऑल टाइम आपकी कितनी सेल्स हुई है। राइट साइड पे जो नोटिफिकेशन सेक्शन मौजूद है, यहाँ पे सिस्टम जो भी नोटिफिकेशंस जनरेट करता है, जैसे कि आपकी स्टॉक अलर्ट्स आ रही होती हैं या ओवरड्यू पेमेंट्स आ रही होती हैं सप्लायर्स के एंड से या कस्टमर के एंड से, वो सारी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा होता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारी ट्रेंडिंग आइटम्स दिखा रहा होता है कि कौन कौन से आइटम्स आपके ट्रेंडिंग में है, जस्ट लाइक कि कौन से आइटम्स आप ज़्यादा सेल आउट कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी जो है यहाँ पे बीआई रिपोर्ट्स हैं 3, जिसमें ट्रेंडिंग आइटम्स हैं, ट्रेंडिंग कस्टमर्स हैं और ट्रेंडिंग सप्लायर्स हैं। ट्रेंडिंग आइटम्स को हम ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं। तो ट्रेंडिंग आइटम्स के अंदर जो हमने मेन मास्टर डैशबोर्ड पे देखा, उसी की तरीके से यहाँ पे जो है आपको ट्रेंडिंग आइटम्स दिखाएगा, कौन कौन से आइटम्स हैं आपकी किस डेट से लेके किस डेट तक जो कि आप ज़्यादा सेल आउट कर रहे हैं। अगर इसमें फिल्टर लगाते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद हैं यहाँ डेट के, आप इनको कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं और इधर आप सेल वाइज या क्वांटिटी वाइज भी आप इन आइटम्स को ओवरव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेंडिंग कस्टमर्स हैं। जो कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, नॉर्मली रेस्टोरेंट्स के अंदर वॉक इन कस्टमर्स होते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपने कस्टमर क्रिएट किए हुए हैं अलग अलग नाम से कस्टमर, तो ये उनको दिखा रहा होता है कि कौन से कस्टमर आपसे ज़्यादा चीज़ें आपसे परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सप्लायर्स हैं। आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि जिनसे आप अपनी इन्वेंट्रीज वगैरह परचेज कर रहे होते हैं। तो ट्रेंडिंग सप्लायर्स दिखाता है कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनसे आप ज़्यादा जो है अपनी परचेजेस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्स एंड कस्टमर में। सेल्स एंड कस्टमर के अंदर हमारे पास डिफरेंट 3 चीज़ें मौजूद हैं। जो ट्रांजेक्शन का सेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास पॉज सेल का ऑप्शन है, किचन डिस्प्ले का ऑप्शन है, वर्किंग पीरियड है, रिसीव पेमेंट्स और सेल रिटर्न है। वर्किंग पीरियड है, वर्किंग पीरियड हमारे लिए क्या करते हैं, जब हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं, डे स्टार्ट करते हैं, तो हम वर्किंग पीरियड को ऑन करते हैं। वर्किंग पीरियड ऑन करने के बाद अपना हम सेल रजिस्टर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से हमारी मेन पॉज स्क्रीन खुल जाती है। मेन पॉज स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने विजिबल होती है, जिसमें यहाँ पे आपके तमाम ही जितने भी आइटम्स होते हैं आपके, वो तमाम इधर से आ रहे होते हैं। और ये जो टॉप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है हमारी सेल टाइप है डाइन इन, टेक अवे और डिलीवरी। अगर हम डाइन इन की बात करते हैं तो डाइन इन के लिए हमें अपना, अगर कस्टमर हमारे पास डाइन इन पे आ रहा है, वहीं अपने रेस्टोरेंट में ही खाना खा रहा है, तो उसको हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वॉक इन कस्टमर होता है। उसी के साथ हम कस्टमर को एक टेबल असाइन करते हैं। टेबल असाइन करने के लिए हमारे पास जितने भी डाइनिंग जोन्स के अंदर जो टेबल्स मौजूद होती हैं, जो कि सर्विंग पे नहीं होती हैं, अभी जो यूज़ नहीं हो रही, वो तमाम यहाँ पे आ रही होती है। जैसे कि हमारे पास 2 डाइनिंग जोन्स हैं, इसमें हमारे पास टेबल्स मौजूद है और टेबल के ऊपर पर्सन की सिटिंग भी मौजूद है, कितने नंबर ऑफ पर्सन की सिटिंग इस टेबल के ऊपर है। जस्ट लाइक हम अगर ग्राउंड फ्लोर पे जोन सेलेक्ट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे हम लेट्स से कि टेबल ए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टेबल ए पे हमने इसको, उस कस्टमर को टेबल ए असाइन कर दिया। और इसी के साथ स्टाफ जो है हम अपना वेटर असाइन कर देते हैं, जो भी हमारे पास क्रिएट हुए होते हैं, हम वेटर उस टेबल को असाइन या उस कस्टमर को वेटर असाइन कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने आइटम्स ऐड करने हैं, तो आइटम्स ऐड करने के लिए हमारे पास ये तमाम आइटम्स यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से हम जो भी आइटम चाहें उनको एक दफ़ा क्लिक करते हैं, तो हमारे पास वो आइटम जो है कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है। इस तरीके से हमने 4-5 आइटम्स आपने इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब अगर हमने किसी आइटम की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, जैसे लाइक कि किसी ने जैसे चिकन बिरयानी में ऐड की, इसकी हमने क्वांटिटी 1 के बजाय 4 करनी है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास इस आइटम की विंडो खुल जाती है, जिसमें यहाँ से हम आइटम की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। आइटम की हमने क्वांटिटी ऐड यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमने इस आइटम को बढ़ाना है तो हम इस आइटम को भी ऐड कर सकते हैं। XYZ जो भी आइटम हमने यहाँ से इंक्रीज करना है उसको इधर से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारे पास एक आइटम जो है कार्ट के अंदर ऐड हो गए हैं और उसके यहाँ पे ग्रैंड टोटल हमें दिखा रहा है कि इतना जो है इन आइटम्स का टोटल अमाउंट बन रहा है। अच्छा जी, प्रोसीड टू चेकआउट पे आते हैं। क्योंकि ये आइटम जो है, ये जो सेल है, ये इसकी सेल टाइप डाइन इन है, तो मतलब ऐसा है कि कस्टमर पहले हमसे खाना खाएगा और खाना खाने के बाद वो हमें हमारा बिल पे करेगा। तो उसके लिए हम इसको पे लेटर पे आते हैं, पे लेटर करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। सेव करने से क्या होता है कि हमारे पास एक सेल परफॉर्म हो जाती है जो कि अभी अनपेड है, मतलब उस पर सर्विंग अभी चल रही है।
किचन में इसका टोकन चले जाता है, कार्ट जो है किचन से प्रिंट होके आ जाती है और किचन में इसका फूड जो है तैयार होना शुरू हो जाता है। फिर उसको सर्व किया जाता है। सर्व करने के बाद जब वो आइटम कस्टमर खा लेता है, उसका जो है आपके सेल कंप्लीट हो जाती है, तो आपसे बिल मांगता है कि भाई बिल दे दें मुझे, और फिर वो आपके उसके अगेंस्ट पेमेंट करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्टिव ऑर्डर्स में आते हैं। एक्टिव ऑर्डर्स के अंदर वो तमाम ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, मतलब जो अभी कस्टमर ने जिनकी पेमेंट नहीं की है। तो जैसे कि अभी हमने एक सेल परफॉर्म की, इसकी सेल टाइप डाइनिंग थी, कस्टमर था इस फ्लोर पे, इस टेबल पे वो कस्टमर बैठा हुआ है और उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास उसकी ये कार्ट उसका वापस से ओपन हो जाता है, जिसमें उसकी जितनी भी आइटम्स हैं वो तमाम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आ रहे हैं। अब उसने हमें पैसे देने हैं तो हम प्रोसीड टू चेकआउट पे आते हैं। उसकी ये अमाउंट है जो उसने हमें पे करनी, लेट से 3180.01 उसकी अमाउंट है। उसने हमें 3120 उसने ये अमाउंट हमें पे की। ये अमाउंट उसने पे की कैश के थ्रू, तो आपको दिखा देगा ये आपका कैशबैक है जो आपने उसको रिटर्न करना है। और उसको सेव एंड रिसिट करते हैं तो रिसिट प्रिंट हो जाती है और सेव हो जाता है, और खाली सेव करते हैं हम इसको तो आपके पास ये सेल जो है सेल हो जाती है। इसको हम सेव कर देते हैं तो हमारे पास एक सेल जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई है। इसी तरीके से आपके पास टेक अवे भी है, डिलीवरी भी है, और आपके पास इस तरीके से चल रहा है। टेक अवे में क्या होता है, टेक अवे में हम कस्टमर को जो है टेबल असाइन नहीं करते हैं। टेक अवे की जो सेल होती है वो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, जिसमें हमने कस्टमर के आइटम सेलेक्ट करने हैं और उसको प्रोसीड टू चेकआउट करके हाथ के हाथ उससे पेमेंट लेनी है। क्योंकि टेक अवे में हम पहले पेमेंट लेते हैं, फिर उसको अपने खाना जो है उसका जो भी फूड आइटम्स है वो हम उसको देते हैं। नेक्स्ट डिलीवरी की तरफ आते हैं। तो डिलीवरी के लिए हमने कस्टमर के कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसको डाल के और उसको हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, जिसके अंदर उसको पे लेटर करते हैं। जिस तरीके से डाइनिंग होती है इस तरीके से डिलीवरी पे लेटर होती है, और उसको हम वापस आगे उससे हम पैसे इसमें असाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी 3 सेल टाइप्स हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर यूजुअली यूज हो रही होती है। नेक्स्ट आते हैं किचन डिस्प्ले की तरफ। किचन डिस्प्ले पे जो ऑर्डर्स हमने हमारे उस वक्त लगे हुए होते हैं, जैसे कि अभी हमने एक सेल परफॉर्म की थी वो कंप्लीट हो गई है, अदरवाइज जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो हमारे किचन डिस्प्ले पे आ रहे होते हैं। जो भी सर्विंग की तरफ होते हैं वो तमाम ऑर्डर किचन डिस्प्ले पे आ रहे होते हैं। रिसीव पेमेंट से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिलीवरी की पेमेंट हम रिसीव करते हैं कस्टमर से, वो हम इस विंडो के थ्रू ऐड करते हैं। यहाँ से हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करते हैं और उस कस्टमर के अगेंस्ट जो इनवॉइसेस होती हैं वो तमाम यहाँ पे आ रही होती हैं। जैसे ये एक वॉकिंग कस्टमर है, इसकी ये मेरे पास ये सारी इनवॉइसेस हैं जो कि मैंने अभी कस्टमर से पैसे लेने हैं, जिनकी पैसे उसने कस्टमर ने दिए नहीं है। तो हम यहाँ से जो है उसकी पेमेंट ऐड कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि मैं एक ये आइटम है, इसकी पेमेंट मैं यहाँ से असाइन करता हूँ कि 100 रुपीज़ मैंने इससे लेने हैं। इसकी पेमेंट पे आता हूँ और यहाँ पे हम इसको 100 रुपीज़ एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। तो हमारी जो है इस सेल के अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो जब जो डिलीवरी वाले होते हैं उन सबको हम इस तरीके से टैकल कर रहे होते हैं। सेल रिटर्न का तरीका होता है, अगर आपने सेल को रिटर्न होनी है, जो कि यूजुअली आपका इसके अंदर होती नहीं है, रेस्टोरेंट्स के अंदर सेल रिटर्न होती नहीं है। अगर आपने करनी है तो उसके बिल नंबर के अगेंस्ट हम उसको सेल रिटर्न करते हैं। जैसे अगर मैं कोई बिल नंबर 2 अगर मेरे पास मौजूद है तो बिल नंबर 2 पे मैंने देखता हूँ कि बिल नंबर 2 पे मुझे ये 2 चीज़ें जो हैं मैंने सेल की हुई हैं। तो अगर उसने कोई एक चीज़ रिटर्न करनी है, जैसे कि इसकी क्वांटिटी 4 है वो एक रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको 1 इसके एंटर करूँगा तो मेरे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी, जो मैंने अमाउंट अपने जो है कस्टमर को वापस करनी है उसके पैसे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास एक सेल रिटर्न परफॉर्म हो जाती है। अच्छा जी, रिपोर्ट्स में आते हैं। तो रिपोर्ट्स में अंदर हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें सेल इंक्वायरी है, सेल समरी है, सेल रिपोर्ट है, सेल रिटर्न समरी है, या सेल रिटर्न रिपोर्ट कह सकते हैं। सेल इंक्वायरी के अंदर हम जो है यहाँ से सेल देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स को देख रहे होते हैं कि कौन सी सेल आपके पास क्या क्या आइटम्स किस सेल के अंदर हमारे पास से परफॉर्म हुए हैं। जैसे कि मैंने डेट के फिल्टर लगाए, इसके अंदर मल्टीपल आप जितना पीछे जाना चाहे जा सकते हैं डेट के हिसाब से। तो आपको इंडिविजुअल सेल्स दिखा रहा है और उसका स्टेटस भी दिखा दो कौन सी पे। अगर हमने किसी भी एक सेल को खोल के देखना है कि भाई उस सेल के अगेंस्ट हमने क्या क्या जो है प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं, वो तमाम यहाँ पे आ रही होती हैं। इसकी हम रिसिप्ट भी बाद में क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेल समरी रिपोर्ट पे आते हैं। तो सेल समरी रिपोर्ट के अंदर आपके पास सेल्स की जो समरी आ रही होती है उसको भी हम पीछे जाते हैं, और जैसे कि ये दिखा रहा हूँ कि 1 जनवरी से लेकर आज की डेट तक हमारे पास ये 2 सेल हमने परफॉर्म किए हैं। एक टेक अवे है, एक डाइन इन है। टेक अवे जो है वो पेड है, डाइन इन जो है वो अनपेड है, और ये यहाँ से हमारी उसकी पेमेंट दिखा रही है कि कितना उस पर अनपेड मौजूद है, कितना उसके ऊपर मौजूद है।
और आपका नीचे टोटल सेल दिखाता है, टोटल पेमेंट दिखाते जो आपने रिसीव कर ली और टोटल ड्यूज दिखाते जो आपके पास अभी रिमेनिंग है। नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास सेल रिटर्न रिपोर्ट है। जो सेल हम रिटर्न करते हैं उनकी एक रिपोर्ट सिस्टम जनरेट कर रहा होता है और दिखा रहा होता है। जैसे अभी हमने एक सेल रिटर्न परफॉर्म की थी इस कस्टमर के अगेंस्ट इस डेट पे, तो वो दिखा रहे इतनी अमाउंट का ग्रैंड टोटल था, ये रिटर्न हुई, इतना टैक्स था और टोटल हमने उसको ग्रैंड टोटल जो रिटर्न किया है वो हमारे पास से ये गया है। आइटम वाइज सेल रिपोर्ट्स आती हैं कि ये आपको दिखा रहा होता है कौन कौन से आइटम्स हैं जो आपके ज़्यादा आपने सेल आउट किए हुए हैं। यहाँ भी आपको डिफरेंट डेट के फिल्टर्स मौजूद हैं, आप डेट के थ्रू देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी आप इसको देख सकते हैं, सेल टाइप वाइज भी आप इसको देख सकते हैं और आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से आइटम्स आपने ज़्यादा सेल किए हैं या कौन सा आइटम आपका कितना सेल हुआ। नेक्स्ट मेंटेनेंस में आते हैं। मेंटेनेंस के अंदर अगर हमने कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, बाय डिफॉल्ट वॉक इन कस्टमर होता है, जैसे फूड पांडा के नाम से कस्टमर क्रिएट है। अगर कोई और आपने कस्टमर क्रिएट करना है तो आप उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डालते हैं, उस कस्टमर को क्रिएट करते सेव कर देते हैं। इसमें एड्रेस वगैरह डालना ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। डाइनिंग जोन मास्टर जैसे भी हमने देखा, हमने फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर हमारे पास 2 डाइनिंग जोन बने हुए हैं। अगर हमारे पास कोई और भी डाइनिंग जोन है जस्ट लाइक ओपन एयर या इंडोर है, इस तरीके से कोई डाइनिंग जोन हमने क्रिएट करना है तो हम जोन मास्टर से डाइनिंग जोन क्रिएट करते हैं और यहाँ टेबल मास्टर से हम उन डाइनिंग जोन्स के ऊपर टेबल को असाइन करते हैं। जस्ट लाइक दिस, हमने ग्राउंड फ्लोर पे इसका डाइनिंग जोन सेलेक्ट किया, ग्राउंड फ्लोर पे एक टेबल नंबर ए के नाम से मौजूद है और उस पर इतने नंबर ऑफ पर्सन की सिटिंग मौजूद है, इसको हम इस तरीके से ऐड करते हैं। तो ये हमारा सेल्स का सेक्शन होता है, इधर से हम सारी सेल्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इधर से मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट परचेजेस की तरफ आते हैं तो परचेजेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे भी, जिसमें न्यू परचेज है, परचेज रिटर्न है, पेमेंट टू सप्लायर है। मेंटेनेंस में आते हैं तो सबसे पहले हमने परचेज के लिए अपना सप्लाई क्रिएट करना होता है कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनसे हम पेमेंट जो है जिनसे हम परचेज परफॉर्म करेंगे। तो सप्लायर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं जिसमें उसका नाम, जैसे कि इसका नाम मैं कर देता हूँ सप्लायर 1 के नाम से हमने सप्लायर क्रिएट किया। इसमें इसका कॉन्टैक्ट नंबर डाला, उसका एड्रेस ऑप्शनल होता है, पेमेंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो हमारे पास एक सेल परफॉर्म हो एक सप्लायर जो है क्रिएट हो जाता है सिस्टम के अंदर। अब इस सप्लायर के अगेंस्ट हमने परचेजेस परफॉर्म करेंगे, तो परचेजेस परफॉर्म करने के लिए हम ट्रांजेक्शन के अंदर आते हैं और न्यू परचेज की विंडो ओपन करते हैं। न्यू परचेज के अंदर यहाँ से हम अपना सप्लाई सेट करते हैं कि ये सप्लायर था, इसकी पेमेंट टर्म्स हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स उसकी कैश पे हम उससे सामान ले रहे हैं या हम उसको क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो उसको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जो भी उसकी पेमेंट टर्म्स हम डिसाइड होती है म्यूचुअली सप्लायर और वेंडर के दरमियान, तो वो हम यहाँ से सेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से आइटम्स सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से आइटम्स जो भी हमारे पास स्टॉकेबल आइटम्स होते हैं जो हम परचेज करते हैं अपने रेस्टोरेंट, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है और इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम ले रहे होते हैं, वो तमाम यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। इधर से उसका बैच नंबर उसको असाइन कर देते हैं कोई भी रैंडम, उसकी क्वांटिटी यहाँ से ऐड करते हैं। जस्ट लाइक कि हम 50 क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसकी यूनिट प्राइस अगर 60 है, ये चेंजेबल होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, जिससे हम इसको 80 कर देते हैं। तो हमारे पास इसको सेव, जब लाइन आइटम सेव करेंगे तो हमारे पास ये टोटल इसकी अमाउंट आ जाती है कि भाई इतनी अमाउंट का हमने इससे परचेज परफॉर्म की है। अब अगर हमने उसको पेमेंट हाथ के हाथ देनी है तो यहाँ पे हम उसकी पेमेंट ऐड कर देते हैं, जो भी हमने उसको अमाउंट देनी है। जस्ट लाइक कि 4000 की उसकी अमाउंट है, हम इसको 2000 रुपये यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं, तो 2000 रुपये इसकी पेमेंट ड्यू आ रही होती है। 2000 रुपये हम दे रहे हैं तो वो पेमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं, कैश दे रहे हैं और इसको हम सेव करते हैं, तो हमारे पास एक परचेज परफॉर्म हो जाती है जो कि अभी पार्शियली पेड हुई है, उसकी कंप्लीट पेमेंट हमने नहीं की है। परचेज रिटर्न हम करते हैं तो परचेज रिटर्न भी इस तरीके से बिल नंबर के अगेंस्ट की जा रही होती है। बिल नंबर यहाँ से डालते हैं और उसके अगेंस्ट अगर कोई बिल इस बिल नंबर के अगेंस्ट, जैसे बिल नंबर 1 के अगेंस्ट मेरे पास कोई बिल नहीं है तो बिल नंबर के अगेंस्ट उसका बिल आता है। जिस तरीके से सेल रिटर्न परफॉर्म करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम परचेज रिटर्न बिल के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट्स में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे परचेज इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं। हम जो परचेज परफॉर्म करते हैं उनकी इंक्वायरी आ रही है, जैसे कि अभी मैंने परचेज परफॉर्म किया, अनपेड है, पूरी पेड नहीं हुई हुई है। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये आइटम इस पे परचेज किया था, इसकी क्वांटिटी इतनी थी, यूनिट प्राइस इतनी थी, टोटल अमाउंट ये थी और हमने उसमें से इतनी अमाउंट उसको दी है। नेक्स्ट हम आते हैं परचेज समरी पे। परचेज समरी के अंदर आपको दिखा रहा होता है, समरी दिखा रहा होता है कि भाई आपने सप्लायर के अगेंस्ट इस डेट को आपने परचेज परफॉर्म की इतनी की और जिसमें से इतना उसका बैलेंस रिमेनिंग है। और जो परचेज हम रिटर्न करते हैं वो परचेज की रिटर्न रिपोर्ट समरी दिखा रहा होता है। वापस आते हैं पीछे की तरफ, हमने पेमेंट टू सप्लायर देनी है। सप्लायर से भी हमने एक परचेज परफॉर्म की थी जिसमें उसकी आधी पेमेंट हमने बाकी थी उसको देनी है, तो वो किस तरीके से देते हैं, जिस तरीके से हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम सप्लायर को पेमेंट देते हैं। हमने सप्लायर सेलेक्ट किया और सप्लायर के हमने देख लिया भाई ये 2 इनवॉइसेस हैं जो कि इसकी अनपेड आ रही है। अब जिस पर हमने जिस भी इनवॉइस की पेमेंट लगानी है हम उसकी यहाँ पे अमाउंट एंटर करते हैं, पेमेंट पे आते हैं और उसकी पेमेंट एंटर करके उसको सेव कर देते हैं। तो अब
जब दोबारा हम इस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे तो सप्लायर की खाली एक ही इनवॉइस हमारे पास ड्यू आ रही होती है। अच्छा जी, तो इस तरीके से हमारे पास ये परचेज मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास आइटम्स एंड एडवांस इन्वेंट्री का है। आइटम्स एंड एडवांस इन्वेंट्री के अंदर हम सबसे पहले मेंटेनेंस में आते हैं। यहाँ से हम अपने आइटम्स को ऐड कराते हैं, सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैनेज आइटम्स में आते हैं और यहाँ से हम अपना आइटम जो है ऐड करते हैं। जस्ट लाइक ये आइटम हमारे पास एक चिकन बिरयानी ऐड हुआ हुआ है, जिसमें उसका बारकोड हमने असाइन करना होता है, उसका नेम, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि हम उसको किस यूनिट में सेल कर रहे हैं। नॉर्मल यूजुअली रेस्टोरेंट्स के अंदर पर प्लेट के हिसाब से जो है आपके आइटम्स आ रहे हो, तो उसको हम पीसीस भी रख सकते हैं, पर प्लेट भी रख सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसको क्रिएट करते हैं। इस जगह से हम उसकी जो है आपकी इमेज ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर और यहाँ से इस चेक से उसका हम सेलेबल बनाते हैं, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस सेट करते हैं। उस पर अगर हमारे पास सेल्स टैक्स लग रहा है तो सेल्स टैक्स लगाते हैं। आइटम की कैटेगरी यहाँ से डिफाइन करते हैं और अगर हमने उसको कॉट प्रिंट करनी है, कॉट क्या होती है, जो किचन में जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे किचन से उसका टोकन निकलता है, तो हम उसके लिए वाला चेक ऑन कर देते हैं और इसको हम अपडेट सेव कर देते हैं। फिलहाल अपडेट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइटम है ये, इसको हमने अपडेट कर दिया तो एक आइटम जो है मेरे पास अपडेट हो चुका है। अच्छा जी, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर जो कि हमारे पास बंडल आइटम्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं एक आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, इसको हम बारकोड इसको मैं जिंगर बर्गर के नाम से एक आइटम क्रिएट करता हूँ। इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसेस रख दिया। आइटम बर्गर जो है वो एक हमारे पास बंडल आइटम है जो कि डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनता है, जैसे कि बन हो गया, जिंगर पैटी हो गई और बाकी उसके सॉसेज वगैरह जो होते हैं, सब उन चीज़ों से मिलके बनता है। तो हम इसका बंडल आइटम का चेक ऑन करते हैं, ये बताएगा कि ये आइटम जो एक बंडल है ये मल्टीपल आइटम से बल्कि एक आइटम क्रिएट होता है। आइटम की सेलिंग प्राइस हम यहाँ से लगा देते हैं। आइटम की सेलिंग प्राइस लेट्स से कि हम कर देते हैं 500 रुपीज़ और इस पर अगर हमने सेल टैक्स लगाना है तो हम इस पर सेल्स टैक्स जो कि हम पीछे से डिफाइन करते हैं विच इज़ 13% वो ऐड कराते हैं। आइटम की कैटेगरी फिलहाल हमारे पास नहीं तो उसको नो कैटेगरी डाल देते हैं। प्रिंट कॉट अगर हमने इसकी कॉट प्रिंट करनी है तो हम इसकी कॉट कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास KDS, अगर हमने किचन डिस्प्ले हमारे पास मौजूद है, हमने वहाँ पे आइटम को डिस्प्ले करवाने अपने किचन के अंदर, तो हम उसके चेक ऑन करते हैं और इस आइटम को हम सेव करते हैं। तो हमारे पास एक बंडल आइटम ऐड हो गया सिस्टम के अंदर। अब मैनेज आइटम BOM, बिल ऑफ मटेरियल, जो कि जितने भी बंडल आइटम्स होते हैं वो हमारे ये BOM के अंदर आ रहे होते हैं और यहाँ से हम इस आइटम को एक्सेस करके इसके अंदर जो इसकी प्रोडक्ट्स है, जस्ट लाइक एक जिंगर बर्गर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो तमाम चीज़ें हम यहाँ से इसमें सिलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक कि एक आइटम फ्राई के नाम से था, उसको मैंने इसमें ऐड कराया। तो जब भी आइटम ऐड होगा इसकी यूनिट प्राइस जो भी आइटम की हम डिफाइन करेंगे वो उसकी क्वांटिटी आएगी और उस तरह से आपके प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी दे देगा। तो इस तरीके से हम अपने बंडल आइटम्स को ऐड करते हैं। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से न्यू रिकॉर्ड में जाके दोबारा कोई दूसरा आइटम, जैसे कि हमने एक बन ऐड कर दिया, एक हम जिंगर पैटी ऐड कर देते हैं, चीज़ स्लाइस ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक करके आइटम इसमें ऐड करते रहते हैं। तो एक इस आइटम की रेसिपी डिफाइन हो जाती है और उस रेसिपी के और इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग उस आइटम की कॉस्टिंग जो है वो आपको ये सेट करके दे देता है सॉफ्टवेयर को भी। नेक्स्ट आइटम की कैटेगरीज हमने क्रिएट करनी है, वो हम यहाँ से आइटम की कैटेगरी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आइटम के एड ऑन्स हैं, जस्ट लाइक कि अगर हमने चीज़ स्लाइस है उसको हमने एक बर्गर के ऊपर ऑप्शनल रखना है, जो कि कस्टमर बोलेगा तो हम ऐड ऑन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो वो हम ऐड ऑन जितने भी होते हैं वो हम यहाँ से ऐड करते हैं। इस तरीके से अगर आपका पिज्ज़ा का रेस्टोरेंट है तो उसमें फ्लेवर्स हो गए या उसकी साइजेस हो गए, वो हम एज ऐड ऑन इसके अंदर ऐड करा रहे होते हैं। आइटम की लेबल प्रिंटिंग, अगर हमारे पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पे हमने लेबल लगाना है, उसको स्कैन करना है, तो आइटम के लेबल्स प्रिंट करता है यहाँ से हम, और इधर से हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं बैक एंड से। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम रन टाइम पे आइटम की विंडो से भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में देखते हैं तो हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट्स होती हैं डिफरेंट, जैसे कि अभी हमने पेप्सी, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि स्टॉकेबल है। बाकी आइटम जितने भी थे हमारे पास पॉज स्क्रीन पे आपको दिख रहे थे, उनमें से वो स्टॉकेबल आइटम्स नहीं थे। ये आइटम स्टॉकेबल है तो इसके हमने दिखाया कि पर पीस की कॉस्ट हमें ये पड़ ली है, जो कि एक एवरेज कॉस्ट दिखा रहा होता है, क्योंकि अगर आप जब मल्टीपल परचेजेस परफॉर्म करते हैं अलग अलग प्राइसेस की, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पर यूनिट आपको एवरेज कॉस्ट प्राइस दिखा रहा होता है और आइटम का टोटल स्टॉक दिखा रहा है, उस आइटम की टोटल वर्थ आपको दिखा रहा होता है स्टॉक रिपोर्ट के अंदर। लो स्टॉक रिपोर्ट के अंदर वो आइटम्स आ रहे होते हैं जो आपके स्टॉक के अंदर कम हो रहे होते हैं या जो एंडिंग पे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट्स, कुछ आइटम जो कि हमारे पास एक्सपायर, जिनकी एक्सपायरी डेट सेट होती है, जैसे कि मिल्क पैक्स हो गए या चीज़ स्लाइसेस वगैरह हो गए, जिनकी एक्सपायरी सेट होती है, तो हम सिस्टम के अंदर एक्सपायरी उनकी सेट करते हैं और वो एक्सपायर होने के बाद जब वो डेट निकल जाती है तो वो यहाँ पे आपके आ रहे होते हैं। आपको पता होता है कि मेरे पास कौन कौन से आइटम
किस बैच की किस लोकेशन पे एक्सपायर मौजूद है और उसका कितना स्टॉक मौजूद है। आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। आइटम बैच रिपोर्ट, अगर मल्टीपल आइटम्स आपके पास परचेज परफॉर्म किए हैं, सबके अलग अलग बैचेज हैं, तो आपको बता दें किस बैच की कितनी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। जस्ट लाइक कि मेरे पास ये एक आइटम है, ये एक बैच नंबर है जिसकी ये यूनिट प्राइस थी, उसकी इतनी क्वांटिटी मौजूद है। ये एक बैच नंबर है, ये एक बैच नंबर है, इसकी इतनी यूनिट प्राइस थी और इसकी क्वांटिटी मौजूद है, और टोटल मुझे दिखा देगा मेरे पास इतनी इसकी क्वांटिटी वर्थ मौजूद है और इतनी इसकी क्वांटिटी मौजूद है। ये आइटम बैच रिपोर्ट आ रही थी। इन्वेंट्री मूवमेंट रिपोर्ट के अंदर आपको दिखा रहा होता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है उसकी क्या मूवमेंट है। जस्ट लाइक कि अगर हम बैकेंड पे जाता हूँ मैं पीछे, तो ये मुझे दिखा देगा कि भाई कौन कौन से आइटम्स हैं जो इन हुए, कितनी क्वांटिटी में, किस डेट पे, और कौन से आइटम आउट हुए कितनी क्वांटिटी में किस डेट पे। जस्ट लाइक हम जब परचेज परफॉर्म करते हैं तो वो इन होता है, और जब हम सेल परफॉर्म करते हैं तो आइटम जो है आपकी सिस्टम से आउट होते हैं। तो ये आपकी इन्वेंट्री की मूवमेंट शो कर रहा होता है। आइटम्स रिपोर्ट है। आइटम्स रिपोर्ट के अंदर आपके सिस्टम के जितने भी आइटम्स मौजूद हैं वो तमाम यहाँ पे आ रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें डील्स भी हैं, और आपके पास ईच एंड एवरीथिंग जो भी आइटम्स है वो तमाम यहाँ पे आपको दिख रहे होते हैं आइटम्स की रिपोर्ट के अंदर, चाहे वो स्टॉकेबल हो कि वो नहीं हो, चाहे वो बंडल हो कि नहीं। ट्रांजेक्शन में आते हैं तो स्टॉक अगर ट्रांसफर करना है हमने, कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे स्टॉक ट्रांसफर करना है, तो वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं स्टॉक ट्रांसफर की विंडो से। और नेक्स्ट अगर हमने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करनी है, कोई किसी आइटम की इन्वेंट्री एडजस्ट करनी है, तो वो यहाँ से हम कर रहे होते हैं। एडजस्ट इसलिए कर रहे होते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हमने सेल भी नहीं की है, परचेज भी नहीं की है, रिटर्न भी नहीं हुई है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो गई है या ज़्यादा हो गई, कम हो गई इन सेंस कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है वो गिर गई, टूट गई, ख़राब हो गई, तो उसको हम उसका स्टॉक जो है वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो इन्वेंट्री से तो बाहर हो चुकी है। क्योंकि अगर हमारे पास 10 थी, एक उसमें से ख़राब हो गई तो 9 बची है, तो इन्वेंट्री से तो वो फिजिकली बाहर हो गई, लेकिन सॉफ्टवेयर से हम उसको बगैर सेल के इस तरीके से बाहर करते हैं। तो ये हमारे पास आइटम्स इन्वेंट्री का सेक्शन था। एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जितने भी आपके रेस्टोरेंट के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, जैसे कि जस्ट लाइक आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए, या अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे होते हैं, या एक्सपेंसेस जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक्सपेंस हेड्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं एक यूटिलिटी के नाम से एक एक्सपेंस हेड क्रिएट कर देता हूँ। इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास एक एक्सपेंस हेड क्रिएट होता है। इस तरीके से आप मल्टीपल एन नंबर ऑफ एक्सपेंस के हेड जो है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने एक्सपेंस क्रिएट करना होता है या परफॉर्म करना होता है, तो वो हम एक्सपेंस एंट्री के थ्रू जो है हम उस एक्सपेंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन डालते हैं। जस्ट लाइक कि हम कह देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसकी अमाउंट डाल देते हैं कि कितना उसका बिल है, और एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं कि यूटिलिटी के अगेंस्ट जो है ये बिल हमारे पास ये एक्सपेंस परफॉर्म हो रहा है। इसको सेव करते हैं तो हमारे पास एक एक्सपेंस परफॉर्म हो जाता है, और इसकी तमाम रिपोर्ट्स जो है हमारे पास रिपोर्ट्स के अंदर, एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे आ रही होती हैं, जिसमें आपकी डिस्क्रिप्शन पे दिखा देगा भाई ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, इस एक्सपेंस हेड के अगेंस्ट परफॉर्म हुआ है, इतने रुपीस का परफॉर्म हुआ है, और इस डेट पे और इतने बजे ये आपने एक्सपेंस को परफॉर्म किया है। तो ये हमारे एक्सपेंस मैनेजमेंट आ जाता है। लास्ट में फूड फाइनेंशियल्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, कस्टमर के लेजर्स होते हैं। आप हर कस्टमर का आपको लेजर दिखाएगा कि किस कस्टमर का क्या लेजर है, या उसका कितना बैलेंस है, या उसके पास क्या चीज़। जैसे ये कस्टमर है जिसके मेरे पास इनवॉइसेस ड्यू हैं, तो मेरे पास दिखा रहे हैं इस कस्टमर का इतना बैलेंस मौजूद है आपके पास। नेक्स्ट कस्टमर ड्यू रिपोर्ट्स में आपको दिखाते हैं कि हर कस्टमर, जितने भी आपने कस्टमर्स क्रिएट किए हैं सिस्टम के अंदर, उन कस्टमर से आपने कितने पेमेंट रिसीव करनी है वो तमाम यहाँ पे दिखा रहा होता है कि उस पेमेंट यूज़ में आ रहे होते हैं। इस तरीके से आपके सप्लायर का लेजर मौजूद है। आप सप्लायर क्रिएट करते हैं तो उनके लेजर्स आ रहे होते हैं तमाम यहाँ पे, कि ये आपके पास सप्लायर है, इसका इतना क्लोजिंग बैलेंस है, और इतना ये उसने परचेज परफॉर्म किया, इसका कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास सप्लायर के लेजर के अंदर आ रहा होता है। और इस तरीके से सप्लायर ड्यू रिपोर्ट के अंदर आपको हर सप्लायर के अगेंस्ट दिखाएगा कि किस सप्लायर की कितनी ड्यूज मौजूद है, मतलब आपने किस सप्लायर को कितना पे करना है। P&L रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें डेट्स के फिल्टर मौजूद है। आप इसको वीक वाइज भी देख सकते हैं, पर डे के हिसाब से भी देख सकते हैं, पर मंथ के हिसाब से भी इसको फिल्टर कर सकते हैं डेट्स के। जैसे ये हम दिखा रहे हैं कि भाई इस डेट से लेके इस डेट तक हमारे पास इतने की सेल्स हमने परफॉर्म की हैं, इतना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, ये कॉस्ट प्रॉफिट था, ये एक्सपेंस परफॉर्म किया, और आपके पास नेट प्रॉफिट इतना आ रहा है, जो एक जेनरिक P&L रिपोर्ट होती है उस तरीके से। ट्रांजेक्शन समरी, आप जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, वो तमाम यहाँ पे आ रहे होते हैं। पेमेंट चैनल रिपोर्ट है, किस किस पेमेंट के थ्रू आप किस चैनल के थ्रू आपका पेमेंट आया। जस्ट लाइक कि कैश है तो कैश के अगेंस्ट आपने इतनी पेमेंट रिसीव की है, और ये सारी आपको दिखा रहा है कि भाई इस डे ये आपने रिसीव किए हैं, ये आपने कलेक्शन समरी है, ये तमाम दिखा रहा होता है। टैक्स समरी रिपोर्ट है, अगर आप
आपने अपने फूड आइटम्स के ऊपर 13% जो टैक्स होता है वो आपने लगाया हुआ, तो बता देगा कि भाई आपने किस डेट से किस डेट तक इतना टैक्स कलेक्ट किया, जो कि आपने एसआरबी को हैंड ओवर करना होता है। नेक्स्ट मेंटेनेंस में आते हैं, तो यहाँ से हम पेमेंट टर्म्स क्रिएट करते हैं। पेमेंट टर्म जैसे अभी हमने बताया था आपको कि जब सप्लायर से हम परचेज परफॉर्म करते हैं उसकी पेमेंट टर्म्स हम सेलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक कैश हो गया, या कोई एक और पेमेंट टर्म बना देते हैं, जस्ट लाइक कि हम 5 डेज के नाम से एक पेमेंट टर्म क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हम जब भी सप्लायर को ये पेमेंट टर्म हम असाइन करेंगे तो वो 5 दिन के तक आपको सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं देगा, लेकिन 5 दिन के बाद सिस्टम जो है आपको नोटिफाई करेगा कि भाई ये आपकी पेमेंट ओवरड्यू हो गई है, आप इसको पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ से हम पेमेंट टर्म्स क्रिएट करते हैं। पेमेंट टाइप्स एक कैश होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हर जगह पे यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा आप कार्ड है या दूसरी बाकी सारी जो आपकी पेमेंट टाइप्स, जैसे कार्ड हो गया या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो गया, हम यहाँ से पेमेंट टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। और टैक्स जो है हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं सिस्टम के अंदर कि एसएसटी आपने लगा हुआ है तो विच इज़ 13%, या इसके अलावा कोई आपने टैक्स लगाना है तो वो आप इधर से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम 6 के 6 मॉड्यूल्स हैं जो कि आपके किसी भी रेस्टोरेंट चलाने के लिए बहुत ही हैंडी होते हैं और बहुत ईजी टू यूज़ हैं, और ये हमारे पास इसके 6 मॉड्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी होती है तो उसके लिए आपके पास दूसरे मॉड्यूल्स यहाँ पे एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर आप रिसिप्ट सेटिंग करते हैं, लेबल सेटिंग करते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हम सिस्टम के यहाँ से कर रहे होते हैं। एसेंशियल सेटअप्स के अंदर हम अपने सिस्टम के अंदर प्रिंटर्स वगैरह असाइन करते हैं, जो कि कॉर्ड और हमारे रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए आ रहे होते हैं। तो कंपनी ब्रांडिंग है, यहाँ से हम अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं, मतलब ब्रांडिंग इन द सेंस उसके नाम वगैरह, उसका लोगो, उसका एड्रेस वगैरह, यहाँ से हम सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं। यूज़र मैनेजमेंट है, हम अपने सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं कि एक सिस्टम को मल्टीपल यूज़र्स जो है एक बाय वन उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिनके डिफरेंट रोल्स हम दे सकते हैं। एडमिन के पास तो मेन एडमिन जो सुपर एडमिन होता है, उसके बाद तमाम रोल्स होते हैं, और वो सुपर एडमिन जो है मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि किस यूज़र को आपने कौन कौन से रोल्स असाइन करने हैं। तो यूज़र रोल्स जो है हम इस विंडो से असाइन कर रहे होते हैं, और यहाँ से हम अपने यूज़र्स क्रिएट कर रहे होते हैं। बैकअप और रीस्टोर, हमने सॉफ्टवेयर का बैकअप अगर लेना है, बैकअप हम इधर से लेते हैं बैकअप डेटा, और अगर हमने किसी बैकअप को रीस्टोर करना है, जिस लाइक कि हमने परसों एक बैकअप लिया, उसको अगर रीस्टोर करना है, वहीं से अपना सॉफ्टवेयर दोबारा स्टार्ट करना है, तो हम रीस्टोर डाटा में जाके उस बैकअप की फाइल को हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कंप्लीट एक ERP रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो सेल्स हो, परचेजेज हो, इन्वेंट्रीज हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है।